Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Welcome to the final lecture of waves. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोड्यूस पिक्चर सीरीज के मुताबिक, और आज का लेक्चर हमारे पास है डॉपलर्स इफेक्ट। अच्छा, तो चलें सबसे पहले तो हम डेफिनेशन की बात कर लेते हैं डॉपलर्स इफेक्ट की। अच्छा, मैं आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट देता हूँ डॉपलर्स इफेक्ट में। देखें, आप कंसीडर कर लें कि आप रोड के करीब खड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आप रोड के करीब खड़े हुए हैं और आपके सामने से जो है वो दूर से कोई भी एक व्हीकल आ रही है, लेकिन वो क्या कर रही है, अपना हॉर्न बजा के जा रही है। अब जब वो दूर थी तो आपको जो साउंड सुनाई देगा, जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड सुनाई देगा, उसकी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं होगी। लेकिन जैसे वो व्हीकल आपके करीब आती जाएगी तो आपको जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड है वो ज्यादा सुनाई देगी। इसी तरीके के साथ जब ये व्हीकल आपको यहाँ से क्रॉस करके चली जाएगी तो वो जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाला साउंड था, अब आपको कम फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड सुनाई देगा। अब ये चीजें हमें क्यों सुनाई दे रही हैं? क्या उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है? और अगर उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो किसकी वजह से चेंज हो रही है? इन चीजों को आज वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। और हमारे पास जो टॉपिक है वो है डॉपलर्स इफेक्ट। जोहानिस डॉपलर नामे एक बंदा था जिसने इस इफेक्ट को ऑब्जर्व किया था। और ये इफेक्ट क्या होता है? ये इफेक्ट होता है अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी, यानी कि किसी भी वेव की फ्रीक्वेंसी में चेंज आए, और उस फ्रीक्वेंसी को हम कह रहे हैं पिच इन द केस ऑफ साउंड, साउंड के केस में। और यहाँ पर मैंने किसी भी वेव की बात की, ऑफ एनी वेव। अच्छा, ये भी एक एमसीक्यूज आ जाता है कि भाई जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो किन वेव्स के लिए एप्लीकेबल है? तो आप कहेंगे फॉर ऑल जो है ना वेव्स के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मैं यहाँ पर ये लिख लेता हूँ कि डॉपलर्स इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर, डॉपलर्स इफेक्ट किसके लिए एप्लीकेबल है? आपने ध्यान में रखना है कि इट इज एप्लीकेबल फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैकेनिकल वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैकेनिकल वेव के लिए एप्लीकेबल है। ओके, एंड नेक्स्ट वन के ये हमारे पास ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल वेव के लिए भी एप्लीकेबल है। सो दिस phenomena is applicable for such type of waves। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल इन द केस ऑफ साउंड, ठीक है। और ट्रांसवर्स को हम इन द केस ऑफ लाइट ऑब्जर्व करते हैं। वैसे जो पहला ये जो इफेक्ट था डॉपलर्स इफेक्ट, ये सबसे पहले लाइट में ही ऑब्जर्व किया गया था। ओके, तो ये दो चीजें आपने जहन में रखनी है। सो जोहानिस डॉपलर ने इन चीजों को ऑब्जर्व किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन ट्रांसवर्स नेचर में, और लॉन्गिट्यूडिनल को हम साउंड के केस में आगे डिस्कस करते हैं। अब ये फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हमें सुनाई दे रहा है वो क्यों सुनाई दे रहा है, उसका काज यहाँ पर लिखा पड़ा है, ड्यू टू रिलेटिव मोशन। ये रिलेटिव मोशन होता है किसके बीच में? सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच में। अच्छा, अगर मैं आपको मोर सिंपलीफाई, अगर मैं रिलेटिव मोशन समझा दूं कि जो रिलेटिव मोशन होगा, मोर सिंपलीफाई, रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन होता है चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि जब डिस्टेंस चेंज हो, ये चीज आपने याद रखनी है, चेंज इन डिस्टेंस। तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो डॉपलर्स इफेक्ट है वो चेंज इन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ना कि डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। चेंज ऑफ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है कि वो एक दूसरे से कितना दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे के कितना करीब आ रहे हैं। और मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ सोर्स एंड ऑब्जर्वर की। सोर्स वो चीज है जो साउंड को या किसी भी वेव को जनरेट करवाए, और ऑब्जर्वर वो चीज, वो है, वो बंदा है या कोई भी चीज है जो उस चीज को ऑब्जर्व करे। अच्छा, इस ये जो मैंने अभी चेंज इन डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट दिया, इसके मुतालिक दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। देखें, हमारे पास ये एक सर्किल है, ठीक है, और सर्किल के सेंटर पर हमारे पास कोई भी एक बंदा है। ये सर्किल के सेंटर पर खड़ा है। अब इस सर्किल के अराउंड क्या कर रही है? कि एम्बुलेंस है या कोई भी चीज है जो मूव कर रही है, लेकिन ये इस सर्किल के अराउंड मूव कर रही है, इस सर्कुलर पाथ में घूम रही है ऐसे। तो ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अब हमें क्या देखना है? हमें देखना है डिस्टेंस। भाई सर्किल के सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक का डिस्टेंस देखेंगे, आर होगा। अगर ये एम्बुलेंस इस वाली पॉइंट पर आ जाएगी तो तब भी डिस्टेंस आर के बराबर होगा, रेडियस जिसे आप कहते हैं। अगर ये एम्बुलेंस यहाँ पर आ जाएगी तो तब भी डिस्टेंस आर के बराबर है, यानी हर मर्तबा डिस्टेंस सेम है। तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का आपको कोई डिफरेंस नहीं सुनाई देगा। अगर, तो इस केस में क्या होने वाला है? इस केस में एफ बराबर होने वाला है एफ प्राइम की। अब ये क्या मतलब है? कि भाई एफ उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है और एफ प्राइम उसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, तो दोनों सेम फ्रीक्वेंसीज आपको जो है वो महसूस होंगी। ठीक है। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास दो गाड़ियां हैं और वो दो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं,
विद सेम स्पीड, दोनों की स्पीड भी सेम है, ये इस डायरेक्शन में जा रही है और एक गाड़ी है जो अगेन इसी सेम डायरेक्शन में जा रही है विद स्पीड भी, है ना, सेम स्पीड के साथ। तो इन दोनों की जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो जीरो के बराबर हो जाएगी। सेम डायरेक्शन में वेलोसिटीज क्या हो जाती है, कैंसिल हो जाती है। तो अगेन इसी वजह से भी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो भी क्या होगी, सेम ही होगी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो ये रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, चेंज इन डिस्टेंस। और डॉपलर इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता बल्कि चेंज इन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो इन चीजों को आपने क्या करना है, जहन में रखना है। अच्छा, उसके बाद अब हम थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं इस डॉपलर इफेक्ट के अंदर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो मैं इसको क्लियर ऑल रैंक्स करके आगे की तरफ हम मूव करते हैं। देखें, जब सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों रेस्ट में हो, रिलेटिव, ठीक है, वहें सोर्स, जब हमारे पास जो सोर्स हो, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, जब हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर दोनों क्या होने चाहिए, दोनों रिलेटिवली एट रेस्ट होने चाहिए। अगर दोनों रिलेटिवली रेस्ट में हैं, जैसे मैंने वो उस गाड़ी का एग्जांपल दिया आपको, क्योंकि वो एक दूसरे के हिसाब से रेस्ट में है, मूविंग विद द सेम स्पीड, रिलेटिवली एट रेस्ट, वो रेस्ट में है, तो उनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो किसके बराबर हो जाएगी, वो जीरो के बराबर हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी इसकी चेंज नहीं हो सकती, फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो सकती। मैंने आपको वहां पर क्लियरली बता दिया था, जो मैंने कार का आपको एग्जांपल समझाया, फ्रीक्वेंसी डजंट चेंज, यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। देखें फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज नहीं होगी, अगर फ्रीक्वेंसी का एक्चुअल फार्मूला स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ है, तो उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी एफ प्राइम, उसका फार्मूला भी क्या होगा, वी डिवाइडेड बाय वेवलेंथ होगा। देयर इज नो चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला कहाँ से आता है, वी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ, जो आप पढ़ते हैं। हाँ, जब ये दोनों मोशन में हो जाए, व्हेन बोथ आर इन रिलेटिव मोशन, कौन से, सोर्स एंड ऑब्जर्वर की अगर हम बात करें, तो व्हेन बोथ आर इन रिलेटिव मोशन, जब दोनों रिलेटिव मोशन में हो जाएंगे। देखिए रिलेटिव मोशन में ये चीज लाजमी है कि वो दोनों मूव करें, ठीक है, रिलेटिव मोशन, यानी ये भी लाजमी होता है कि एक रेस्ट में और एक मूव करे, तो ये भी पॉसिबिलिटी बन सकती है। व्हेन बोथ आर इन रिलेटिव मोशन, तो जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ठीक है, वो जीरो के बराबर नहीं होगी, वो जीरो के बराबर नहीं होगी। अगर जीरो के बराबर नहीं होगी, तो जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी एफ प्राइम, वो भी एफ के बराबर नहीं होगी, यानी कि वहां पर आपको डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल बन सकती है हमारे पास। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। इज इट क्लियर? अच्छा, अब हम थोड़ा सा इसके जनरलाइज्ड फार्मूला को देखते हैं। इसका एक पर्टिकुलर फार्मूला है, उस फार्मूला को हम थोड़ा सा चेंज करते जाएंगे। वैसे डायरेक्ट ही पूरे केसेस हैं इनके, इन केसेस के अंदर हम जो है वो एक ही फार्मूला को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसका जनरलाइज्ड फार्मूला लिख लेता हूँ, ठीक है, फिर उस जनरलाइज्ड फार्मूला को देख लेते हैं, उसके बाद हम उसके केसेस को देखते हैं। जनरलाइज्ड फार्मूला, और इसका जो फाइनल और जनरलाइज्ड फार्मूला है वो क्या है, कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होती है एफ प्राइम, वो किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है v, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड, प्लस माइनस, प्लस माइनस कैसे होता है कि वो दूर जा रहा है कि करीब जा रहा है, वो भी हम पढ़ेंगे। उसको हम ऐड कर देंगे uo के साथ, दैट इज स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, डिवाइडेड बाय v, अगेन स्पीड ऑफ साउंड, प्लस माइनस us मींस स्पीड ऑफ सोर्स, और इस पूरी इक्वेशन को हम f के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये एक फाइनल फार्मूला है जिसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और हम मुख्तलिफ केसेस को आके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको जनरलाइज्ड फार्मूला जहन में रखना पड़ेगा। चलें, अभी तो हम साउंड के केस में डॉपलर इफेक्ट पढ़ रहे हैं, वरना मैं इसकी एक फंडामेंटल एप्लीकेशन आपको आगे चल के बता दूंगा। तो मैं इसको क्लियर ऑल रैंक्स करता हूँ। अब हम केसेस की तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो केस है इसका, केस नंबर 1, मैं जो है ना फाइनली आपको फार्मूला बताता जाऊंगा इनका। फर्स्ट केस में हमारे पास कहता है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, जो ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, किस पर मूव कर रहा है, किसकी तरफ मूव कर रहा है, मूविंग टुवर्ड्स, यानी कि उसकी तरफ जा रहा है। तो किसकी तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, यानी कि जो सोर्स है वो स्टेशनरी है। अगर स्टेशनरी सोर्स है तो सोर्स की जो रफ्तार है वो किसके बराबर है, जीरो के बराबर। तो यूएस का यहाँ पर कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा, तो हम स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर ही डिस्कस करेंगे। तो बंदे को या किसी जो है ना बंदे को जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी, दैट इज एफ प्राइम, वो किसके बराबर होगी, इस केस के अंदर वो बराबर होगी v प्लस यूओ। ये जो v प्लस यूओ है ये होता है रिलेटिव स्पीड, ठीक है। तो मैं इसकी डेरिवेशन पर नहीं जाता, मैं वैसे भी ऑब्जेक्टिव के हिसाब से समझाना है। इसको हम डिवाइड कर देंगे v के साथ,
ठीक है, और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के साथ। अब देखें अगर मैं यहाँ पर v और u o की कुछ स्पीड दे दूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो ओवरऑल आंसर है एफ प्राइम का वो ज्यादा आने वाला है एफ से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर v प्लस यू ओ है, मतलब ये नंबर बढ़ रहा है। तो इस केस में आप क्या कहेंगे, इस केस में आप कहेंगे एफ प्राइम इज ग्रेटर देन एफ, यानी वो वैसे भी वो उसकी तरफ जा रहा है तो उसको फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। अच्छा, इस केस में जो चीज कांस्टेंट रहती है वो क्या है, वो है वेवलेंथ। इस चीज में क्या कांस्टेंट रहती है, वेवलेंथ कांस्टेंट रहती है। और इस चीज में क्या चेंज होती है, इसकी चीज में स्पीड चेंज होती है। वैसे मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि जब भी जो है ना वो ऑब्जर्वर मूव करे, जब भी ऑब्जर्वर मूव करे तो स्पीड चेंज होती है, और जब सोर्स मूव करे तो वेवलेंथ चेंज होती है। अच्छा, इसका ये पहला केस ये है। उसके बाद हम इसके दूसरे केस पर चलते हैं इसी के अंदर ही। और इसका जो सेकंड केस है वो भी हमें समझाया गया, केस टू। केस टू में क्या बताया गया कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टेशनरी सोर्स। तो आप मुझे ये बताएं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी अगर वो अवे जाए तो। फ्रीक्वेंसी कम बनेगी, अवे फ्रॉम स्टेशनरी सोर्स। स्टेशनरी सोर्स यानी अगेन उस सोर्स की जो रफ्तार है वो किसके बराबर हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। तो स्टेशनरी सोर्स, तो यहाँ पर सोर्स की स्पीड में ऑलरेडी जीरो के बराबर कर लेता हूँ, बाकी जो फ्रीक्वेंसी उसको ऑब्जर्व होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, v माइनस यू ओ डिवाइडेड बाई v मल्टीप्लाई बाई एफ। इस केस में जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में। इस केस के भी अंदर हमें क्या, इस केस के भी अंदर हमें वेवलेंथ को क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड चेंज होगी क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव स्पीड की हम बात करते हैं। तो इन केसेस को आपने याद करना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पर जो वो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये है कि आपने एक्सप्रेशंस भी ध्यान में रखने हैं। मैंने आखिर में एमसीक्यूज बताने हैं तो वहां पर ज्यादातर जो है ना वो एक्सप्रेशंस ही आए हैं, तो एक्सप्रेशंस को भी आपने याद करना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। करीब आने से फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, दूर जाने से फ्रीक्वेंसी जो है ना वो कम होती है। चलें, उसके बाद क्लियर ऑल रैंक्स करके इसके अनदर दो केसेस को भी यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब हमारे पास ये है कि भाई जो सोर्स है वो मूव कर रहा है, ये इसका केस थ्री है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ थर्ड केस। इसमें क्या होने वाला है, इसमें सोर्स मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जो सोर्स है वो मूव करे, और कहां पर मूव करेगा वो, स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ। अब भाई ऑब्जर्वर स्टेशनरी है ना रेस्ट में, तो ऑब्जर्वर की रफ्तार क्या होगी, जीरो। करेक्ट वन। तो यहाँ पर मैं यू ओ जीरो के बराबर कर दें, यानी यू ओ का काम ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो स्पीड है वो क्या रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी। लेकिन अब क्या चेंज होने वाली है, जब अब वेवलेंथ चेंज होने वाली है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर सवाल ये है कि अब यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या कम होगी, जबकि सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो इसका फार्मूला हमारे पास ये बनता है कि एफ प्राइम इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय वी माइनस यू एस इज द स्पीड ऑफ सोर्स एंड एफ। इस केस में जो एफ प्राइम है वो ज्यादा बनेगी एफ से। क्यों? देखें, ये माइनस वाला टर्म है लेकिन डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में नंबर जितना छोटा होता है ना, तो ओवरऑल उसका आंसर क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है। नंबर जितना छोटा होता है उसका आंसर उतना बड़ा आ जाता है। तो ये फ्रीक्वेंसी इस केस में आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम चेंज ऑफ वेवलेंथ भी डेटा, अच्छा देखें फ्रीक्वेंसी बढ़ गई लेकिन इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, वो कम होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से वेवलेंथ कम ही होती है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर चेंज ऑफ वेवलेंथ मालूम करें इसकी, तो इसकी चेंज ऑफ वेवलेंथ क्या होगी, बड़ी वेवलेंथ कौन सी है, ये वाली, ये छोटी वेवलेंथ है। तो चेंज ऑफ वेवलेंथ आपको किसके बराबर मिलेगी, लेमडा माइनस लेमडा प्राइम के बराबर। और अगर आपको ये लेमडा प्राइम का आंसर चाहिए तो ये डेल्टा लेमडा इस साइड आ जाएगा, तो ये लेमडा प्राइम बराबर आ जाएगा लेमडा माइनस डेल्टा लेमडा। यहाँ पर ये जो चेंज ऑफ वेवलेंथ है ना, ये हम ऑब्जर्व करते हैं एक फार्मूला के साथ, वो होता है स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, जो उसको वेवलेंथ की चेंज के हिसाब से ऑब्जर्व करता है। ठीक है। तो आपने सिर्फ वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में इस चीज को ध्यान में रखना है। ये समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा है, जस्ट रिलेशंस को समझना था। बड़ी वैल्यू हमारे पास लेमडा की है, ये छोटी वैल्यू है तो लेमडा माइनस लेमडा प्राइम। ठीक है। लेमडा प्राइम की वैल्यू चाहिए तो लेमडा प्राइम को इस साइड लेके जाएं, डेल्टा लेमडा को इस साइड लेके जाएं, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। अब जो डेल्टा लेमडा है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, यानी कि वो चेंज ऑफ वेवलेंथ के केस में हम फाइंड कर लेंगे। सेम ही एक्सप्रेशंस बनेंगे। अब आगे देखें, इसी चीज को मैं क्लियर ऑल रैंक्स करके अब इसके केस फोर की हम तरफ चलते हैं। और इस केस फोर में हमने क्या डिस्कस करना है, केस फोर में हमें ये बताया गया कि अगर सोर्स मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर करे, व्हेन सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, अगर जो सोर्स है वो दूर जाए, किससे दूर जाए, मूविंग अवे
फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। स्टेशनरी ऑब्जर्वर, तो ऑब्जर्वर की स्पीड क्या होगी, 0, करेक्ट वन। तो यहाँ पर लिख लेता हूं मैं स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है। तो यहाँ पर सोर्स की स्पीड के साथ ही हमें खेलना है। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला बनेगा वो बनेगा v डिवाइडेड बाय v प्लस यू एस एंड मल्टीप्लाई बाय एफ। देखें डिनोमिनेटर में प्लस है तो नंबर बढ़ेगा, अगर नंबर बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, यानी फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दिस एफ। तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर डेल्टा लेमडा का कुछ अलग केस बनेगा। यहाँ पर बड़ी वेवलेंथ कौन सी है, लेमडा प्राइम, और छोटी वेवलेंथ कौन सी है, माइनस लेमडा। तो यहाँ पर हम लेमडा प्राइम की वैल्यू निकालते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगी, वो बराबर आ जाएगी डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा के बराबर, ठीक है। और डेल्टा लेमडा की सेम इक्वेशन है कि भाई चेंज ऑफ वेवलेंथ किसके बराबर है, स्पीड ऑफ सोर्स डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। सेम इक्वेशन है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस केस में आपने याद करना पड़ेगा इस चीज को। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी क्या हुई है, कम हुई है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कम हुई है तो इसका क्या मतलब है कि वेवलेंथ क्या होगी इस केस में, इंक्रीज होगी, वेवलेंथ इंक्रीजेस। लेकिन वेवलेंथ चेंज होगी, लेकिन वेवलेंथ चेंज में भी क्या होगी, वेवलेंथ इंक्रीजेस करेगी। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। अच्छा, इसके मतलब इसके 3-4 और केसेस हैं तो वो भी हम यहाँ पर फाइनल कर लेते हैं, ठीक है। वो 3-4 केसेस कौन से हैं, वो ये हैं कि अगर हमारे, अच्छा केस 5 है, और केस 5 में हमारे पास क्या है, केस 5 में ये बताया गया कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ मूव करे और सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे। ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, जो ऑब्जर्वर है सोर्स की तरफ जाए, मूविंग टुवर्ड्स सोर्स, ठीक है। और जो सोर्स है वो भी ऑब्जर्वर की तरफ जाए, एंड सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। जो सोर्स है वो फिर ऑब्जर्वर की तरफ मूव करे, यानी दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करें, ऐसे समझ लें, मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्व, ठीक है। तो चलें इस चीज को देख लेते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी अगेन ज्यादा ही होगी, याद रखिएगा। वो किसके बराबर होगी, वो बराबर होगी v प्लस यू ओ डिवाइडेड बाई v माइनस यू एस मल्टीप्लाई बाई एफ। देखिए फ्रीक्वेंसी कैसे बढ़ेगी, ये न्यूमरेटर तो वैसे भी बढ़ेगा, डिनोमिनेटर जितना कम होगा माइनस में है तो ओवरऑल आंसर बढ़ जाएगा, यानी इस केस में भी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन एफ। सेम ही कॉन्सेप्ट है। हाँ इस केस में वेवलेंथ भी चेंज होगी, फ्रीक्वेंसी स्पीड भी चेंज होगी, दोनों चेंज होंगी। इसी तरीके के साथ अगर हमारे पास कोई दूसरी फॉर्मेशन बन जाए, और ये हमारे पास केस 6 है, और केस 6 में क्या कहता है कि ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स एंड सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, यानी बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ऐसे लिख लेता हूं मैं सिंपली, बोथ आर मूविंग अवे, दोनों एक दूसरे से दूर जाएं, बोथ आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कम होगी। तो एफ प्राइम का हमारे पास जो एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वी माइनस यू ओ, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या बनेगा, करेक्ट वन, वी प्लस यू एस मल्टीप्लाई बाय एफ। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कम होगी, क्यों, क्योंकि देखिए न्यूमरेटर में माइनस है तो ऑलरेडी कम है, डिनोमिनेटर में प्लस है तो बढ़ेगा तो जवाब वैसे भी कम आएगा। तो ऐसे इन चीजों को अंडरस्टैंड करना है। जनरल एक्सप्रेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो वही चीज हमें अंडरस्टैंड करनी है। तो इसी के साथ ये इसके 6 केसेस हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन एक ही है, सिर्फ उसी चीज को जो है ना वो ऑब्जर्व करना है, समझना है केसेस में। तो ये केस होता है कंप्लीट हमारे पास डॉपलर इफेक्ट के अंदर। याद रखिएगा डॉपलर इफेक्ट डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। अब अगर मैं पूरी समरी दूं इस पूरे टॉपिक के अंदर, तो हमने समरी पर क्या डिस्कस किया कि भाई जो डॉपलर इफेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन चेंजिंग डिस्टेंस, ठीक है। अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो डॉपलर इफेक्ट होगा, अगर डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो डॉपलर इफेक्ट नहीं हो सकता, चेंजिंग डिस्टेंस। अच्छा, उसके बाद हमने ये देखा कि भाई जब डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर डिक्रीज हो, डिस्टेंस बिटवीन, अच्छा यहाँ पर लिख लेते हैं डिस्टेंस, यहाँ पर क्या हो, डिस्टेंस डिक्रीज हो। डिक्रीज होने का क्या मतलब है, करीब आए या दूर जाए, करीब आए, करेक्ट वन। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स, ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए, ठीक है। एक ये केस है। दूसरा केस क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इंक्रीजेस, तो ये दूसरी इसकी कंडीशन है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स इंक्रीजेस, जो डिस्टेंस है ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच में वो क्या हो, वो इंक्रीज हो जाए। अच्छा, और थर्ड हमारे पास ये कहता है कि अगर डिस्टेंस हो किसके बीच में, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वर एंड सोर्स क्या रहे, कांस्टेंट रहे, रिमेन्स क्या रहे, कांस्टेंट। अगर ये चीज हो तब क्या होगा, पहले वाले केस में डिस्टेंस कम होगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, एफ प्राइम इज ग्रेटर देन एफ। सेकेंड वाले में क्या होगा, एफ प्राइम इज लेस देन एफ। थर्ड वाले में क्या होगा, एफ प्राइम इज इक्वल टू एफ। तो ऐसे इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लेना। अच्छा, बहुत सारी एप्लीकेशन है डॉपलर इफेक्ट की। हम इसको रेडार सिस्टम में यूज करते हैं, स्पीड ऑफ सैटेलाइट में यूज करते हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ स्टार में यूज कर देते हैं।
सोनार में भी हम इसको यूज करते हैं। स्पीड ऑफ कार्स अगर हमें हाईवे पर मालूम करनी है तो हम यहाँ से भी इस चीज को ऑब्जर्व कर लेते हैं। यहाँ से दो शिफ्ट होती हैं, एक को हम कहते हैं रेड शिफ्ट, एक को हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट। ठीक है, तो ये मैं आपको जल्दी में समझा देता हूँ, तो फिर हम इसके एमसीक्यूज की तरफ हम मूव कर लेते हैं। तो अगर आपको कभी भी एमसीक्यूज रेड शिफ्ट की बुनियाद पर चला जाए, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल प्रोसेस होते हैं जिसमें स्टार्स दूर जाते हैं या करीब आते हैं प्लेनेट की तरफ। तो रेड शिफ्ट का मतलब क्या है? रेड शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जो स्टार है वो क्या कर रहा है? मूविंग अवे। जो स्टार है वो क्या कर रहा है? हमसे दूर जा रहा है। और स्टार एज अ सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स का क्या मतलब है कि इस केस में वेवलेंथ चेंज होगी। जब सोर्स मूव करेगा तो वेवलेंथ चेंजेस। और अगर आपके पास ब्लू शिफ्ट आ रही है, ठीक है, अगर आपके पास ब्लू शिफ्ट का फेनोमेना आ रहा है, तो ब्लू शिफ्ट कहने का क्या मतलब होता है? ब्लू शिफ्ट कहने का मतलब ये होता है कि जो स्टार्स हैं वो मूविंग टुवर्ड्स जा रहे हैं, टुवर्ड्स आ रहे हैं। तो ये कुछ केसेस होती हैं जिनको हम केस के हिसाब के साथ डिस्कस कर लेते हैं। अगर दूर जाए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी। और अगर करीब आए तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो ऐसे इन चीजों को हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? चलें ठीक है, तो यहाँ से हमने इन चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया अबाउट डॉप्लर इफेक्ट। इसके जो है ना कुछ एमसीक्यूज ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास ये टॉपिक हो जाएगा कंप्लीट। चलें ऑब्जेक्टिव्स की तरफ हम देख लेते हैं इसको, कि इसके ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्या थे पास्ट पेपर्स के साथ रिलेटेड। चलें, तो हम आए हैं इसके पहले पहले ऑब्जेक्टिव की तरफ। और पहला पहला ऑब्जेक्टिव हमें क्या कहता है? पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, मैंने पहले बता दिया ना कि अब रिलेशंस की बात करेगा। तो चलें, यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस, relation for observed frequency is correct when source is moving towards observer। जब सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाए, जब सोर्स क्या करे? ऑब्जर्वर की तरफ जाए, तब हमारे पास नीचे कुछ एक्सप्रेशन दिए हुए हैं। तो हम कौन सा जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्रेशन बता सकते हैं। ठीक है, तो चलें इसके करेक्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं भाई। हमारे पास सोर्स मूव कर रहा है, और सोर्स कहाँ पर मूव कर रहा है? ऑब्जर्वर की तरफ। यहाँ पर ऑब्जर्वर को हम जो है वो रेस्ट में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट में हमारे पास वेवलेंथ चेंज होती है। ठीक है, तो वेवलेंथ चेंज होने का, और वेवलेंथ चेंज में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हमारे पास है वो किसका है? वो होता है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी का। तो ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, ये ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी। डी ऑप्शन देखें कि जो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है वो बराबर है v डिवाइडेड बाय v माइनस यूएस। डिनोमिनेटर में नंबर जितना कम होगा तो उतना आंसर फ्रीक्वेंसी में बढ़ेगा, यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट एक्सप्रेशंस बता रहा है जो मैं आपको प्रीवियसली समझा चुका हूँ। तो ऐसे आपने एक्सप्रेशंस को अंडरस्टैंड कर लेना। चल रहे हैं, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। हाँ, ये है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। तो मैं इसको थोड़ा सा, चल यहाँ से ही हम इसको कर लेंगे, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। कहता है कि सोर्स ऑफ साउंड मूव टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। एक सोर्स ऑफ साउंड है जो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है। स्टेशनरी ऑब्जर्वर का क्या मतलब है? कि ऑब्जर्वर की रफ्तार 0 के बराबर है, विथ स्पीड 1/3 द स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि जो सोर्स की स्पीड है ना, सोर्स की, वो 1/3 है। तो यहाँ पर मैं ये चीज लिख लेता हूँ कि जो स्पीड ऑफ सोर्स हमारे पास है वो 1/3 है। किसकी 1/3 है? 1/3 टू द स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पर गिवन है, देख लें, कह रहा है कि स्पीड ऑफ साउंड के 1/3 है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम द सोर्स इज 100 हर्ट्ज। सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकल रही है वो 100 हर्ट्ज है, तो ये उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कहलवाएगी। तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें कितनी बताई गई है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमें बताई गई है 100 हर्ट्ज। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 100। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया? हमसे पूछा गया कि भाई जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी एफ प्राइम। तो चलें सबसे पहले तो हम इसकी इक्वेशन बना लेते हैं कि जो एफ प्राइम है वो किसके बराबर है। देखिए, जब तक इक्वेशन समझ नहीं आएगी तब तक आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो v माइनस यू एस एंड मल्टीप्लाई बाय एफ, यही एक्सप्रेशन था। ठीक है, अब v डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस स्पीड ऑफ सोर्स। तो स्पीड ऑफ सोर्स की जगह पर आप लिखेंगे 1/3v मल्टीप्लाई बाय 100, जो फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। तो अब क्या करना है? v डिवाइडेड बाय v माइनस 1/3 करेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा आपके पास, आई थिंक इसका आंसर आना चाहिए 2/3v। ठीक है, तो अब v को हम क्या कर लेंगे? कैंसिल। ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये मल्टीप्लाई बाय 100 आपको सेम देना पड़ेगा। तो यहाँ से साइड से समझा देता हूँ। तो इसका आंसर हमारे पास बना 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो 2 की टेबल 100 पर कितनी मरतबा जाएगी? 50 टाइम्स। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15, और सॉरी 50। तो अगर 3 को हम 50 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो इसका आंसर आना चाहिए, वो इसका आंसर आना चाहिए 150 हर्ट्ज। देखिए ऑप्शन में 150 हर्ट्ज है, करेक्ट वन। सी ऑप्शन देख लें, करेक्ट है 150 हर्ट्ज।
तो ये आप निकाल लें v माइनस 1/3v, तो इसका आंसर 2/3v आएगा। चलिए, इज इट क्लियर? बड़ा इजी था, सिर्फ समझना है आपने। चले, तो मैं इसको क्लियर आउटलाइंस करता हूँ। नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है? नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी वो एक्सप्रेशन पूछ रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट एमसीक्यूज में एक्सप्रेशन कौन सा है? नेक्स्ट एमसीक्यूज में आपसे एक्सप्रेशन पूछ रहा है कि एन ऑब्जर्वर मूव्स विद द स्पीड ऑफ v0 स्पीड के साथ एक ऑब्जर्वर जा रहा है टुवर्ड्स द स्टेशनरी सोर्स, तो सोर्स की स्पीड 0 के बराबर। देन द नंबर ऑफ वेव्स रीच्ड इन 1 सेकेंड। देखें, नंबर ऑफ वेव्स रीच्ड इन 1 सेकेंड फ्रीक्वेंसी को ही कहते हैं, तो एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो किसके बराबर होगी? वो बराबर होगी सी के, क्योंकि v प्लस यू वी डिवाइडेड बाई वी, क्योंकि ऑब्जर्वर मूव कर रहा है तो स्पीड चेंज होगी। स्पीड क्या होगी? v प्लस यू। रीजन क्या है? क्योंकि वो उसकी तरफ जा रहा है, तो स्पीड बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी उसकी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके के साथ चलें। अब नेक्स्ट आगे की तरफ हम देख लेते हैं कि आगे हमारे पास क्या एमसीक्यूज है। आगे हमारे पास ये एमसीक्यूज है। चलें, उसके बाद ये एमसीक्यूज में क्या कहता है? इस एमसीक्यूज में कहता है कि एक ट्रेन है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, और किसमें जा रही है? सर्कुलर ट्रैक में। भाई, अभी मैंने सर्कुलर ट्रैक का कॉन्सेप्ट आपको दिया कि अगर कोई चीज कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में घूमे तो जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी वो क्या होगी? कोई नहीं होगी, मतलब इक्वल्स टू एफ। तो इक्वल्स टू एफ सी आएगा। कांस्टेंट स्पीड के साथ सर्कुलर पाथ में अगर कोई भी चीज मूव कर रही है और आपको साउंड सुनाई दे रहा है, तो वो सेम ही रहेगी अगर आप उसके सेंटर पर खड़े हैं। हाँ, अलग डिस्टेंस पर खड़े हैं तो फिर डिफरेंट होगी, लेकिन अगर डिस्टेंस सेम, उस पर सेंटर पर खड़े हैं, तब आपको सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। चलें, उसके बाद हम इसके नेक्स्ट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ, एक ये एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज। चलें, इस एमसीक्यूज ये, हाँ ये थोड़ा सा जो है वो टेढ़ा हो चुका है, तो ये अब करेक्ट देख लेते हैं इसको यहीं पर ही। तो मैं इसको जो है वो से करने की कोशिश करता हूँ। अब सही, अब सही है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये हो गया यहाँ पर। ओके, चलें ठीक है, यहीं से कर लेते हैं इसको। कह रहा है कि a source of a source of light is slowly moving towards stationary observer। एक सोर्स ऑफ लाइट है जो ऑब्जर्वर की तरफ जो मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी v। which of the following graph describes the phenomenon। इनमें से नीचे एक ग्राफ है जो इन फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है। मैं थोड़ा सा ऑप्शंस को जो है वो जूम कर लेता हूं ताकि ऑप्शन को समझ आए। सोर्स ऑफ लाइट मूव कर रहा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी के बीच में हमें क्या बताना है? ग्राफ बताना है तरह। तो यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी के ग्राफ है, ये रहे 4। हाँ, देखें, ये सही है, अब करेक्ट। चलें थोड़ा समझें इसको कि फिर सबसे पहले देखें अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। सबसे पहला सवाल तो मेरा पास ये है कि हमने एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी है या अपेरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखनी है। हाँ, उसकी तरफ जा रहा है, तो क्या बनेगा? करेक्ट वन, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो यहाँ से दो ग्राफ्स कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ से जो दो ग्राफ हैं उनकी वैल्यूज क्या हो रही है? उनकी वैल्यूज कैंसिल ही हो रही है, तो वो तो यहाँ पर हो रहे हैं खत्म। और कौन से वो दो ग्राफ्स हैं? वो सी और डी है। वो क्या है? सी और डी। तो यहाँ पर ये खत्म हो रहे हैं, सी भी खत्म हो जाएगा, डी भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। लेकिन यहाँ पर किसकी बात कर रहा है? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी की बात कर रहा है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करेगा तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन शो करेगा, किसी इंक्लाइंड पर नहीं। तो स्ट्रेट लाइन हमारे पास बी वाले ऑप्शन में आ रही है, तो ये करेक्ट वन बी ऑप्शन है इसका। तो ऐसे आपको ग्राफिकल एमसीक्यूज भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये ग्राफ और एमसीक्यू समझ में आ गए होंगे। इनशाला फिर जो है आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक पर मुलाकात होगी। ऑसिलेशन टॉपिक है, उस पर जो है मैंने वो वीडियो बनानी है। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।